नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने हिस्ट्री को जो करवा रहा था मैं आपको, प्राचीन हिस्ट्री के जो पोर्शन के अंदर, उसका अपना दूसरा पार्ट आ गया आपके सामने। और अपने प्राचीन हिस्ट्री के अंदर पूरा पाषाण काल कर चुके थे और अपना जो दूसरा बिंदु रहेगा उसी के अंदर वो रहेगा अपना मध्य पाषाण काल का। उससे पहले जो अपने पहले कर चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले पढ़ाया गया है उसको आपने बार बार रिवाइज किया है और आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं भारतीय इतिहास के बारे में। तो हमने बांटा था कितने भागों में? 3 भागों में बांट के अपने समय काल की दृष्टि से, पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था? इसे हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। और जिसमें पहला भाग जो दिया हमने वो था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग था ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो हमने पढ़ा था कि पाषाण काल और ताम्र काल। इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था? पाषाण काल और ताम्र काल पढ़ा था। पाषाण काल को भी हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कितने थी? सिंधु घाटी सभ्यता और अपनी वैदिक सभ्यता। और ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा, प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं वो होती है, वो अपने बाद में करेंगे, वो बाद की बातें हैं। और अपना जो बिंदु चल रहा है मेन रूप से वो चल रहा है ये वाला। ठीक है, और अपने आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद मैंने शुरू किया था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात कर ले तो साक्ष्य मिले हैं इसके, लेकिन इस काल में किसी भी प्रकार की क्या नहीं मिली है? लिपि नहीं है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्राग मतलब पुराना, पुराना मतलब वहां पर किसी प्रकार की पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी, वहां पर कई जगह क्या मिली है? पत्थर की चीजें मिली हैं या फिर क्या मिली हैं? तांबे की चीजें मिली हैं या फिर क्या मिली है? थोड़ी बहुत लोहे की चीज़ें मिली हैं और कुछ मिला नहीं, जिनमें इनमें से कोई किसी प्रकार का क्या है, कोई जग मिल गया, कोई सिक्के मिल गए, कोई कुल्हाड़ी मिल गई, कोई कुठार मिल गया, कोई गंडासा मिल गया, कोई हस्त कुठार मिल गया। ये इस तरीके के क्या मिले? हमें साक्ष्य मिले हैं। तो पूरी की पूरी प्रागैतिहासिक काल किस पर आधारित है? साक्ष्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है? साक्ष्यों पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार की लिपि नहीं मिली है। लिपि नहीं मिली तो भाषा का तो हमें सोच भी नहीं सकते। ठीक है, फिर हमने पढ़ा आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य का मतलब आधा, आद्य का मतलब है 1/2 आधा, मतलब 0.5, मतलब पॉइंट है 5। आधा, आधा मतलब क्या है? चीजें लिखी तो हुई हैं लेकिन लिपि हमें समझ में नहीं आ रही है। चीजें लिखी तो हुई है, लिपि हमें समझ में नहीं आ रही है। उससे हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। उसे हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं कर सकते। इसी कारण कहते हैं इसे आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब आधा चीजें क्या है? आधी चीजें मतलब लिपि है, पढ़ नहीं सकते। जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? भावचित्रात्मक लिपि है, जिसे हम पढ़ नहीं सकते, देख सकते हैं। ठीक है साहब। फिर हमने पढ़ा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिपि भी है और भाषा भी है, साथ में साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। तो तीनों चीजें जो है पूर्ण रूप से वो कहाँ मिलेंगी हमें? जाकर ऐतिहासिक काल के अंदर। कहाँ मिलेंगी? ऐतिहासिक काल के अंदर। पढ़ने वाली जो चीजें हैं, चाहे वो लिपि, भाषा, समझने की जो क्रियाएं हैं, वो कहाँ पर विकसित हो गई थी? पूरी जाके ऐतिहासिक काल के अंदर। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा, तीनों भाग हम समझ चुके थे। ठीक है, उसके बाद में हमने प्रागैतिहासिक काल शुरू किया था। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था, पाषाण काल और ताम्र काल। तब पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात कर लें तो हमने शुरू किया था, इस समय क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। इस समय क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। इस समय क्या हुआ था? आग का। एसएससी का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार कब हुआ? देखिए मेरी बात सुनो, आजकल क्या है, हमारे पुराने बुजुर्गों के अंदर देख लीजिए कि आपके जैसे मोटरसाइकिल के आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले नहीं थे। अब क्या है, नया युग है, तो नए युग में क्या आएंगे?
मोटरसाइकिल आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही है, नए नए तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, अपने कह सकते हैं कि नए युग के अंदर क्या है, पहिए का आविष्कार। नए युग के अंदर किसका, पहिए का आविष्कार। तो नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। और पूरा पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार। किसका आविष्कार हुआ, आग का। ये दो फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और अपने बात कर लें तो पूरा पाषाण काल के समय काल में जो जाति यहां पर निवास करती थी वो नेग्रिटो जाति निवास करती थी। कौन सी निवास करती थी जाति, नेग्रिटो। और यहाँ पर जो कार्य की प्रणाली है, या मैं बोलूँ क्या कार्य क्या करते थे, देखिए किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं करते थे, ये किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करते थे, न कोई आयात था न कोई निर्यात था। तो क्या करते थे भाई, वो सिर्फ एक ही करते थे, अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे। मतलब क्या करते थे, वो शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे। आग का तो आविष्कार हो चुका था, अब पकाने की विधियां भी धीरे धीरे विकसित होने लगी। वो बाद में जाकर के मांस को पकाएंगे। इसका मतलब शुरू में आग का आविष्कार नहीं हुआ, बाद में हुआ है पूरा पाषाण काल में। लेकिन मांस कैसा खाते थे, शिकार करके, ये कच्चा ही खा जाते थे। तो शिकार क्या था, इनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ठीक है साहब। मनोरंजन का साधन बार बार पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल के लोगों का मनोरंजन का साधन कौन सा था, वो भी शिकार था। शिकार एक तरीके का उनका खेल था। खेल में वो क्या, अपने भोजन की व्यवस्था कर लेते थे। ठीक है जी। पूरा पाषाण काल किस पर आधारित है, याद रखना, पूरा का पूरा पाषाण काल आखेट यानी कि शिकार पर आधारित है। पूरा का पूरा किस पर था, आखेट पर। याद रखना, आखेट पर ही आश्रित था पूरा का पूरा पाषाण काल, उनका जीवन। ठीक है। यहाँ के लोग कैसे थे, खानाबदोश थे। आपको पता है कि सारे लोग शिकार करते थे, तो नजदीक कुत्ता, बिल्ला, भैंसा, कोई चूहा, यानी कि छोड़ेंगे नहीं। वो खाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो लोग क्या हो गए थे, वहां के खानाबदोश हो गए थे। क्या हो गए थे, खानाबदोश हो गए थे। मतलब क्या हो गए थे, घुमक्कड़ हो गए थे। लोग दूर दूर तक अपने भोजन की तलाश में जाते थे। लोग दूर दूर तक क्या जाते थे, भोजन की तलाश में जाते थे। ठीक है जी। हथियारों का आविष्कार शुरू हो गया था। हथियारों का आविष्कार शुरू हो गया था। मैंने बताया था कि शुरू में जो हथियारों के आविष्कार, या मैं बोलूं हथियारों का जो काल बताया जाता है वो कौन सा है, पूरा पाषाण काल। जब से हथियार बनने स्टार्ट हुए, वो शुरू से बनने स्टार्ट हो गए थे। कभी शिकार करोगे तो आपको हथियार तो चाहिए, शिकार करोगे तो हथियार चाहिए, हथियार चाहिए तो क्या करेंगे, हथियारों का आविष्कार करना पड़ेगा। तो आविष्कार क्या मतलब ये है कि हथियारों के आविष्कार का जो काल है वो कब किसका है, पूरा पाषाण काल का है। इसी कारण इसके काल को क्या कहा जाता है, हथियारों की क्रांति इस काल को कहा जाता है, हथियारों की क्रांति कहा जाता है। रेवोल्यूशन ऑफ हथियारों की क्रांति। रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, क्रांति को। रेवोल्यूशन ऑफ वेपन क्या होते हैं, हथियार। रेवोल्यूशन ऑफ वेपन यानी कि हथियारों की क्रांति का काल कौन सा है, पूरा पाषाण काल। आगे समझ में, आगे चलते हैं जी। हाँ जी। अब हमने बात की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में। पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे तो हमने क्या बात की, रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में बात की थी। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ऐसा बंदा था जिसने शुरू के अंदर सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन किसी न किसी एक साक्ष्य, या मैं बोलूं एक वस्तु की जो खोज करने वाला व्यक्ति था, वो कौन सा था, रॉबर्ट ब्रूस फुट था। रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात कर लूं तो इसने मद्रास में गया ये, और मद्रास के अंदर एक इसने चीज देखी और उस चीज को कहा गया हस्तकुठार। उस चीज को क्या कहा गया, हस्तकुठार। हस्तकुठार कैसा है, एक अस्त्र है। क्या है, अस्त्र है। अस्त्र का मतलब क्या होता है, दो चीजें आपके सामने लिखी आएंगी, एक तो होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। अस्त्र ऐसा हथियार होता है, ऐसा कोई उपकरण होता है जिसको हाथ में पकड़कर अगले पर वार किया जाता है, वो होता है अस्त्र। और शस्त्र क्या होता है कि फेंक कर किया जाने वाला हमला किया जाता है, किसमें, शस्त्र के अंदर। ठीक है। हिंदी के पोर्शन में कई बार पूछ लेते हैं अस्त्र किसे कहते हैं, शस्त्र किसे कहते हैं। अस्त्र मैंने बता दिया। अस्त्र का मतलब क्या होता है, जो हाथ में स्तर न हो, जो हाथ में स्तर न हो, यानी कि हाथ से फेंक कर किसी पर वार करते हैं तो उस हथियार को क्या बोलते हैं, अस्त्र। जैसे
आपने कोई फेंक कर मारने वाला क्या हो गया आपका, जैसे यहाँ से कोई ईंट उठाई और किसी पर फेंक के मार दी, वो किसका काम कर गई, अस्त्र का काम कर गई। किसका काम कर गई, अस्त्र का काम कर गई, ठीक है। और जैसे आपका धनुष, धनुष से बाण निकला, कैसा, अस्त्र, आपके हाथ में स्त्र नहीं रहा। शस्त्र के जैसे तलवार, शस्त्र जैसे तलवार, भाला, तलवार, भाला, ये सब क्या है, शस्त्र के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इन्होंने हस्तकुठार देखा था, इस इन्होंने क्या देखा, हस्तकुठार। हस्तकुठार कैसा था, शस्त्र था। हस्तकुठार कैसा था, शस्त्र था। इस प्रकार का एक पत्थर होता था और उस पत्थर को पूरी तरह क्या कर लिया जाता था, यूं बना लिया जाता था, आगे से पूरा तीखा कर लिया जाता था इसको, और हाथ में पकड़कर आगे वाले व्यक्ति के ऊपर क्या है, ठोक दिया जाता था, और उस पर क्या, वार कर दिया जाता था, थोप दिया जाता था उस पर, और वार करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसे कहा गया था हस्तकुठार। तो पुरा पाषाण काल की सबसे पहली जो चीज़ मिली थी हमें, रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिली भारतीयों में, और भारतीयों की ये जो संस्कृति है, इसका जो पूरा पाषाण काल है, इसका जो पहला उपकरण मिला है, या मैं बोलूँ पहला साक्ष्य जो मिला है, वो किस रूप में मिला है, हस्तकुठार के रूप में मिला है। और ये जो हस्तकुठार मिला है, ये मद्रास के अंदर मिला है, और मद्रास में भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पलवरम, जिसका नाम क्या है, पलवरम, जिसका नाम क्या है, पलवरम। पूरा पाषाण काल का पहला साक्ष्य, पूरा पाषाण काल का पहला साक्ष्य। पूरा पाषाणकालीन तत्वों के जनक किसे कहा जाता है, पूरा पाषाणकालीन तत्वों के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक बताइए, देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, देखिए भारतीय पुरातत्व, हाँ जी, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई, मैंने उस दिन लिखा है, तो इसकी जगह मैं यूं लिख दूं कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र, जनक। तो याद रखना अलेक्जेंडर कनिंघम थे, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। तो ये याद रखना आप। ओहो, पूरा क्लियर हो गया क्या, अच्छा क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, वो अपने पीछे वाले में सेव कर लिया होगा। देखिए रॉबर्ट ब्रूसफुट की बात कर रहे थे, तो उसमें अपने बात कर रहे थे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक, शास्त्र का जनक। और एक चीज आपके सामने लिखी आएगी, पूरा पाषाण, भारतीय पूरा पाषाण, इंडियन काल के जनक। जब पूरा पाषाण नाम लिखा है तो आपको एक ही बंदा याद रखना है, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या नाम है याद रखना है आपको, रॉबर्ट ब्रूसफुट याद रखना है बस। क्या याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब जनक आ जाए भारतीय पुरातत्व शास्त्र के, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम एक के लिख सकते हो आप, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये हमने बात कर ली थी। अब अपने बात करते हैं आगे। आज जो अपना बिंदु शुरू हो रहा है वो कुछ इस तरीके से शुरू हो रहा है,
चलो, हाँ, उसके अंदर पूरा पाषाण काल को फिर से हमने 2 भागों में बांट दिया था, और जिसमें एक थी आपकी चॉपर चॉपिंग पेबुल सभ्यता और एक थी हस्त कुठार संस्कृति की बात करते हैं। अगर चॉपर की मैं बात करूं तो चॉपर क्या होता है? चॉपर था गंडासा, क्या था? गंडासा था, और गंडासे को क्या किया जाता था, कैसे बनाया जाता था? कोई पत्थर है उसको एक तरफ से क्या है पूरा तीखा कर लिया जाता था, एक तरफ से क्या है पूरा तीखा कर लिया जाता था, एक तरफ से क्या कर लिया जाता था? तीखा कर लिया जाता था इसे। एक तरफ से पूरा तीखा कर लिया जाता था, वो क्या कहलाता था? चॉपर। अब आती है चॉपिंग की बात, अब आती है चॉपिंग की बात। ये था साहब कुठार, ठीक है, और ये किस तरीके का था? ये इस तरीके का था, ये इस तरीके का था, ठीक है। और हस्तकुठार सभ्यता तो आपको पता ही है, रॉबर्ट ब्रूसफुट की बात हमने कर ही ली थी। अब अपने बात करते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए, आपको बता दूं कि जो प्राचीन हिस्ट्री के अंदर अपने पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे, उसमें जो हथियारों का जो काल शुरू हो गया था वो कैसा था? हथियारों की क्रांति शुरू हो गई थी। उसमें क्या बड़े बड़े आकार के क्या हो रहे थे? हथियार बनाए जा रहे थे। जिस प्रकार अपने प्राचीन समय में जैसे टेलीविजन बड़े बड़े होते थे, अब जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, टेक्निक चीजें आगे बढ़ रही है, लेकिन उनका आकार क्या है? घट रहा है। उनका आकार क्या है? घट रहा है। अब छोटे से कैमरे के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलने लगी है, जो पहले बड़े से बड़े कैमरे के अंदर नहीं मिलती थी। पहले आकार बड़ा था, क्वालिटी थोड़ी उनकी कम थी, है ना। उसी प्रकार अपने बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में भी क्या है? हथियार बन ही रहे थे, पूरा पाषाण काल में भी बन रहे थे और मध्य पाषाण काल में भी बन थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ? जो हथियारों का आकार छोटा हो गया, इसी कारण इस युग को कहा जाता है माइक्रो लिथिक युग। कई बार आ जाता है माइक्रोलिथिक युग किस काल को कहा जाता है? तो याद रखना, माइक्रोलिथिक जो युग है वो किस काल को कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। छोटे हथियारों के बनने के कारण इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक युग कहा जाता है। अब देखिए, पशुपालन शुरू हो गया था इस समय। इस समय क्या हो गया था भाई? पशुपालन है शुरू। क्या हो गया था इसमें? पशुपालन शुरू हो गया था। अब आप कहोगे पशुपालन शुरू हो गया है तो इसका मतलब कृषि भी शुरू हो गई है ना? इस समय कृषि नहीं थी। तो आपको मैं 2 चीजें बता दूं। सीधा पूछे कि पशुपालन शुरू कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। यहां पर जो पशु पाए गए हैं वो कैसे पाए गए हैं? 2 तरीके के। यहां पर जो पशु पाए गए हैं वो पाए गए हैं इस काल के अंदर 2 तरीके के। एक तो पाए गए हैं पालतू, एक क्या पाए गए हैं? पालतू, और एक पाए गए हैं जंगली। एक पाए गए हैं जंगली, एक पाए गए हैं जंगली, ठीक है। ये जो घटना है पशुपालन की, ये मध्य पाषाण काल के अंतिम समय की है। ये जो घटना है ये मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण की घटना है। कैसी घटना है? अंतिम चरण की घटना है। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि ये जो घटना तो हो गई है, पालतू जानवर तो बन गए हैं यहाँ पर, लेकिन स्थायित्व नहीं आया है। कभी उनको जैसे दूध निकाला और क्या है, वापिस चरने के लिए छोड़ दिया, वापिस चरने के लिए छोड़ दिया। जैसे आपको समझा दूं, मैंने बता दिया कि जो पहिए का आविष्कार है वो किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में। तो आप दिमाग लगाइए, अगर पहिया ही नहीं बना है तो पालतू बनाकर जानवरों को क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा, यहां पर गाय ले लो आप,
मैंने कह दिया आपको यहाँ पर, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए गाय लिख दो, अब उस गाय के दूध निकालेंगे, दूध निकालेंगे, उसे भूख भी लगेगी, उसको पोषक तत्व भी चाहिए, तो उसके लिए हरा चारा भी लाना पड़ेगा हमें, उसके लिए कुछ अलग से चीज़ें देनी पड़ेंगी, उसे कोई सूखा चारा भी देना पड़ेगा। तो वो सब करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो सब करने के लिए हमें क्या है, पहिए का आविष्कार करना होगा, हमें कोई बैलगाड़ी बनानी होगी। तो क्या करेंगे भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये चीज लाने के लिए पहिया बनाना पड़ेगा। लेकिन पहिया तो क्या है, नवपाषाण काल में। इसी कारण जो पशुपालन है उसका स्थायित्व किस काल के अंदर दिखा, नवपाषाण काल में। किस काल में दिखा, नवपाषाण काल के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि पशुपालन किस समय शुरू हुआ था, तो याद रखना मध्य पाषाण काल के अंदर शुरू हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल, अब पालतू बना लिया साहब घर पे, अब गाय के बछड़ा भी हो सकती है और बछड़ी भी हो सकती है, गाय के बछड़ा भी हो सकता है और बछड़ी भी हो सकती है। चलो बछड़ी हो गई घर पे, तो उसको दूध के लिए क्या लोग पाल लेंगे, थोड़ा बहुत चारा इधर उधर से ले आएंगे या फिर उसे खुला छोड़ देंगे मध्य पाषाण काल में। लेकिन उस बछड़े का क्या करेंगे भाई, उस बछड़े का क्या करेंगे, बछड़ा तो काम तभी आएगा ना जब बैलगाड़ी के अंदर उसे जोड़ेंगे। तो बैलगाड़ी कब बनेगी, नवपाषाण काल में। तो स्थायित्व कब आएगा, नवपाषाण काल में। तो पशुपालन का स्थायित्व और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और पहिए का आविष्कार किस काल में होगा, नवपाषाण काल में। किस काल में होगा, नवपाषाण काल में। लेकिन पशुपालन शुरू कब होता है, मध्य पाषाण काल में। बताइए समझ में आया क्या, बताइए बताइए, एक्टिव रहा करो। मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं, इससे संबंधित एक दो बातें और पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादा आपके एसएससी जीडी के अंदर ये चीजें डीपली नहीं पूछता, फिर भी अपने कर लेते हैं। इससे संबंधित एक सभ्यता हुई थी जिसका नाम है बागोर सभ्यता, इसी काल की है। क्या नाम है उसका, बागोर सभ्यता। ये जो बागोर सभ्यता है ये पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर। कहां पड़ती है, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। कहां पड़ती है, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। देखिए हम मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित थोड़ा सा उसको समझने के लिए क्या करेंगे, बागोर सभ्यता को थोड़ा सा देख लेते हैं, डीपली अपने नहीं पढ़ेंगे। पहली बात तो ये भीलवाड़ा पड़ता है अपने राजस्थान में। राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको तो पता ही है कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो ये सभ्यता भी कहाँ होगी, राजस्थान में। और ये बागोर सभ्यता जो है ये मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। किस समय की सभ्यता है, मध्य पाषाण काल की। मैंने बताया मध्य पाषाण काल कैसा युग था, माइक्रोलिथिक युग था। यानी कि यहाँ पर क्या है, इस काल के अंदर छोटे हथियारों का क्या होने लग गया, आविष्कार होने लग गया। लेकिन हथियारों की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ वेपन्स जो माना जाता है वो किस काल को माना जाता है, पूरा पाषाण काल को माना जाता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आगे, बागोर सभ्यता के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, बागोर सभ्यता के। बागोर सभ्यता जो है भीलवाड़ा में है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। कोठारी नदी पड़ती है, उसके पास इसके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। किसके पास अवशेष मिले हैं, कोठारी नदी के पास अवशेष मिले हैं। और ये चीजें अपने को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि इसके, आपको बता दूं कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, जैसे वीएन मिश्र। बागोर सभ्यता थोड़ा बहुत याद रहे तो वीएन मिश्र याद रखना, इनसे संबंधित पूछ ले तो पहली बात तो पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्या पूछेगा, वो साक्ष्य पूछेगा। डायरेक्ट क्या पूछेगा, साक्ष्य पूछेगा। अब इस सभ्यता को मैंने नाम देकर आपको क्यों बताया है, क्योंकि इससे संबंधित एक दो फैक्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। इस सभ्यता को महासतियों का टिल्ला बोला जाता है। इस सभ्यता को महासतियों का इस सभ्यता को महासतियों का टिल्ला बोला जाता है। इस सभ्यता को महासतियों का क्या बोला जाता है, टिल्ला बोला जाता है। एक तो बात है ये याद रखना है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा
सबसे प्राचीन, सॉरी, सबसे प्राचीन, भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से मिले हैं। और किस काल की है ये? मध्य पाषाण काल की। आप जो SSC-GD की तैयारी कर रहे हो, आपको तो इतना याद रखना है, जब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये जो 3 काल पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर इतना ही ध्यान में रखना है कौन सी चीज किस काल की है। आपको सभ्यता की बात याद रहे न रहे, आपको इतना याद रखना, जब मैं आपको पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कराऊं तो कौन सी चीज कौन से काल की है। ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन के जो अवशेष मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं वो किस काल, किस सभ्यता से संबंधित है? बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान वाली। ठीक है। क्या साक्ष्य मिले हैं? यहां पर क्या है? जंगली व पालतू की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है। क्या मिले हैं? जंगली व पालतू जो पशु हैं उनकी हड्डियों के क्या मिले हैं? यहाँ अवशेष मिले हैं, सबसे प्राचीन मिले हैं। इसका मतलब यहाँ के लोग क्या है? पशुपालन करते थे। यहाँ के लोग क्या पशुपालन करते थे। इसी कारण कहते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या होने लग गया था? पशुपालन होने लग गया था। लेकिन स्थायित्व जो दिखाई दिया वो नव पाषाण काल में दिखाई दिया था। हमने किस काल में दिखाई दिया? नव पाषाण काल में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है। तो अपना मध्य पाषाण काल में ज़्यादा अपनी बातें नहीं करेंगे, अपने इतनी बातें करेंगे। सिर्फ आपको क्या याद रखनी है? यहाँ पर पशुपालन याद रखना है। क्या रखना है आपको? पशुओं के बारे में ध्यान रखना है बस। ठीक है। पशुपालन की बात कब करेंगे अपने? जब बात आएगी मध्य पाषाण काल की। कब आएगी बात? जब बात आएगी मध्य पाषाण काल की। आई समझ में? चलो चलते हैं आगे। हाँ जी। अब अपनी बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव का मतलब ही क्या है? न्यू, नया, मॉडर्न। मॉडर्न अलग है, लेकिन आप कह सकते हो कि अपने पाषाण काल के अंदर सबसे जो मॉडर्न युग था वो किसका था? नव पाषाण काल का। नव का मतलब है नया, नया पाषाण काल, बिल्कुल नया। जैसे अपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उनमें सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद है। उसी प्रकार पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इनमें सबसे नया और सबसे अंतिम वाला कौन सा है? नव पाषाण काल। इसी कारण इसे क्या दिया गया नाम? नव पाषाण काल दिया गया। क्या नाम दिया गया? नव पाषाण काल दिया गया। देखिए 2-3 चीजें। नव पाषाण काल की बात कर लें तो पहिए का आविष्कार हुआ था। नव पाषाण काल में क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार। याद रखना, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। इसी कारण कहते हैं कि जीवन में स्थायित्व यहीं से दिखाई देने लगा। दृश्य हुआ। जीवन में स्थायित्व क्या हुआ? दृश्य हुआ। जीवन में स्थायित्व दृश्य हुआ। जीवन में स्थायित्व क्या हुआ? इसमें दृश्य हुआ। आगे बात समझ में? पहिए का आविष्कार होने से हो गया। अब गायों को क्या है? हरे चारे को खाने के लिए हमें बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। उस पहिए से जो हमने गाड़ी बनाई है, उस पहिए से जो हमने बैलगाड़ी बनाई है, उस पर क्या है? हमारा चारा लेके आएंगे, सूखा चारा लेके आएंगे। और घर पे जो अपने जानवर पाले हुए हैं, पालतू जानवर जो पाले हुए हैं,
और उनको क्या है हम छोड़ेंगे नहीं, और उनका क्या करेंगे, दूध वगैरह निकालेंगे और अपनी जीविकोपार्जन शुरू करेंगे। इसका मतलब अब यहाँ के लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे दूध का भी व्यापार करना शुरू कर देंगे। और क्या कर देंगे, अखेट पर निषेध, अखेट पर क्या ये आश्रित नहीं रहेंगे, खानाबदोश भी नहीं रहेंगे। इस समय के लोग धीरे धीरे खानाबदोशी से हट रहे हैं। ठीक है, खानाबदोशी का मैंने मतलब बताया था, घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, क्या होते हैं, घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, खाने बदोश से भी हट गए हैं, अब स्थायित्व का जीवन जीने लगे हैं, बढ़िया मकान बनने लगे हैं, किचन बनने लगे हैं, है ना। तो ये कौन से काल में आ गए, नवपाषाण काल के अंदर। ठीक है, जीवन में स्थायित्व दिखाई देने लगा जब पहिया आया। जीवन में स्थायित्व कब दिखाई देने लगा, जब पहिया आया। अच्छा, कृषि के साक्ष्य, है ना, कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम जो दिखाई दिए थे वो कब दिए थे, नवपाषाण काल में। लेकिन पशुपालन की बात कब करेंगे, मध्यपाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य दिखाई दिए, और कृषि की बात कर लें तो दो चीजें आपके सामने आएगी। एक तो आएगी सबसे पहली फसल, कहीं भी लिखा आ जाए प्रथम फसल, एक लिखा आ जाए प्रथम खाद्यान्न। इन दोनों में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। जब प्रथम खाद्यान्न यानी कि खाने योग्य है, तो आपको पता है भारत का सबसे प्राचीन समय में या आज भी भारत में देख लें तो सबसे ज्यादा गेहूं खाई जाती है या चावल खाया जाता है। तो आपको बता दूं, चावल खाया जाता है। क्या खाया जाता है, चावल खाया जाता है। फसल की बात आएगी तो दो चीजें होंगी, कुछ बुक्स बता रही है जौ और कुछ बुक्स बता रही है गेहूं। तो आपको गेहूं याद रखना है। मैंने देखा था एक जगह आपके एनसीईआरटी में गेहूं ऑप्शन में न मिले तो क्या कर दोगे आप, जौ कर दोगे। क्या कर दोगे, जौ कर दोगे। आगे बात समझ में। तो अपने फैक्ट है यही पढ़ने अपने एसएससी जीडी को लेकर। ठीक है, कृषि के साक्ष्य, जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं अपने कोल्डी हवा नामक स्थान से मिले हैं। कहां से मिले हैं, कोल्डी हवा नामक स्थान से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कोल्डी हवा नामक स्थान से मिले हैं। किस स्थान से मिले हैं भाई, कोल्डी हवा नामक स्थान से मिले हैं। आ जाओ साहब, अब देखिए देखिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो हमें मिले हैं मेहरगढ़ से। कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। लेकिन पशुपालन की बात आएगी तो अपने क्या याद रखेंगे, बागौर। क्या याद रखेंगे, बागौर मिले। ठीक है, तो पशुपालन के अवशेष मिले हैं। वही बात, मेहरगढ़ से एक हमें साक्ष्य ये मिला है कि यहाँ पर स्थायित्व आया। भैंस पालन के भी अवशेष यहाँ पर हमें दृश्य हुए हैं, भैंस भी। और मानव द्वारा पहला पाला गया जो, या मैं बोलूं पालतू जानवर कौन सा था, कुत्ता था। ये बच्चे को पता है कि मानव द्वारा प्रथम पालतू जानवर तो याद रखना मित्रों, ये हो जाएगा कुत्ता। ठीक है बच्चे, आगे क्या समझ में, आगे क्या ज्यादा बर्डन नहीं लेनी है, एसएससी जीडी वालों को ज्यादा बर्डन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको क्या सुरक्षा करनी है इस देश की, है ना। तो आपके इतना बड़ा जीके का पोर्शन लगता भी नहीं है। जो अपने फैक्चुअल चीजें हैं जो बार बार अपने एग्जाम के अंदर पूछी जाती है या जिनके आने की आशंका है, वो ही आपको बोर्ड पर करवाई जाएगी। और ज़्यादातर आपको क्या है, जो अपने मैथ रीजनिंग का पोर्शन है
उस पर सर जो वर्क करेंगे उस पर आप प्रैक्टिस रखना, मैथ रीजनिंग हिंदी के अंदर, ठीक है। और जो जो यहाँ पे करवाया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करना है, उसका अभ्यास करना है, जो यहाँ पर आपको क्विज दिए जा रहे हैं वो करने हैं। चलो आगे चलते हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो किस काल के हैं? नवपाषाण काल के, ठीक है। हाँ जी, एक आधी और बात देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बुर्जहोम, इस काल के ही हैं सारे। यहां पर मिला है साहब गर्तावास। क्या मिला है? गर्तावास का मतलब आप सीधी याद रख लेना, गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढा। क्या है? गड्ढा। मतलब लोग नीचे एक गड्ढा बना कर क्या है अपने जीवन का यापन करते थे। हो सकता है उस समय कोई अटैक वगैरह होने की आशंका हो, जिस प्रकार अपने बॉर्डर एरियाज के अंदर एक इसी प्रकार की हमें प्रणाली देखने को मिलती है फौजियों के द्वारा, कि जिसे हम इस अपने बॉर्डर एरिया के अंदर मोर्चा के नाम से जानते हैं। क्या हो सकता है? वो मोर्चा ही हो, है ना। तो ये बुर्ज होम मिला है, बुर्ज होम से मिला है, ठीक है। ठीक, बुर्ज होम से मिला है। और अपने देख लेते हैं एक दो चीजें और। हाँ जी, अब थोड़े थोड़े फैक्ट लिख लेते हैं ना। देखिए, प्राचीन भारत की बात करें अपने, तो दो भागों में, तीन भागों में बांटा था पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल वाला था। अब देखिए, अब मैं बात करूं माइक्रोलिथिक काल कौन सा है? तो मध्य पाषाण काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल है, ठीक है। बड़े औजार किस समय बनाए जा रहे थे? पूरा पाषाण काल में, ठीक है साहब। औजारों की क्रांति का काल कौन सा है? औजारों की क्रांति का काल, तो याद रखना पूरा पाषाण काल। कब का है? पूरा पाषाण काल, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको नहीं लिखवाई थी कि होमोसेपियन, ये प्रश्न बार बार आते हैं जो आपको इधर करवा रहा हूं मैं। होमोसेपियन, या मैं बोलूं मानव साक्ष्य, सर्वप्रथम दृश्य हुए मानव का जो साक्ष्य दृश्य हुआ हमें सबसे पहले, वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना अजंता की गुफाओं में। कहाँ हुआ? और ये अजंता की गुफा कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। और अजंता की गुफा की मैं बात कर लेता हूं, तो अजंता की गुफा में मानव साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना भारत में शैल चित्रों के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य, शैल चित्रों का सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिला है? आपके अजंता की गुफाओं में। सीधी सी बात है, चित्रकला का प्रमाण मिला है यहाँ पे। इसका मिला है चित्रकला का, चित्रकला देखने को मिली है। साक्ष्य जो मिले हैं वो यहीं से मिले हैं,
ठीक है, होमोसेपियन याद रखना, होमोसेपियन याद रखना। हाँ जी, फिर अपने बात करते हैं पहिए का आविष्कार। आग का कब हुआ? आग किस काल की है? पूरा पाषाण। आग किस काल की है? पूरा पाषाण काल की है। लेकिन पहिया किस काल का है? नवपाषाण काल का। कब का है? नवपाषाण। आग किस काल की है? पूरा पाषाण काल की। और पहिया किस काल का है? नवपाषाण काल का। आई समझ में बातें? चलो आगे चलते हैं। एक अपने नवपाषाण काल से संबंधित एक सभ्यता हुई थी जिसका नाम था जोरवे। क्या नाम था? जोरवे की सभ्यता। कौन सी थी? जोरवे की सभ्यता। और इस जोरवे की सभ्यता की बात कर लें, जोरवे की सभ्यता की बात कर लें तो जोरवे की सभ्यता में जो, हाँ ये है ताम्रकाल की, काल की है ताम्रपाषाण। इस काल की है? ताम्रपाषाण काल की है। ठीक है। और जोरवे की सभ्यता की बात कर लें तो प्राचीन जोरवे की सभ्यता में प्राचीन स्थल जो था इसका वो पड़ता है दैमाबाद। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है कि जोरवे की सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन स्थल कौन सा है? दैमाबाद है, दैमाबाद है। ठीक है, तो अपने रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। अपने 3 काल कर लिए, 2 काल कर लिए, मध्य, नव और अपना प्राचीन वाला पूरा पाषाण काल। अब अपने बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताम्रकाल के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? ताम्रकाल के बारे में। देखिए, ताम्रकाल मतलब तांबा। ताम्रकाल मतलब है तांबा। ताम्रकाल मतलब है तांबे की बात कर लेते हैं। देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की गई धातु कौन सी है? मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की गई धातु कौन सी है? तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की गई धातु कौन सी है? तांबा। मानव द्वारा 2 नंबर पर जो उपयोग की धातु रही वो कौन सी रही? मतलब सबसे पहले यूज में ली उन्होंने तांबा, दूसरे नंबर पर कौन सी ली ये मैं पूछ रहा हूं, तो वो है आपकी लोहा। कौन सी है? लोहा। तो मानव द्वारा कौन सी 2 धातुएं ली गई? पहली तो है तांबा, इसके बाद में कौन आया? लोहा। इसके बाद में कौन सा आया? लोहा। तो याद रखना, सबसे पहले तांबा धातु यूज में ली गई। और किस रूप में ली गई? बिजली के तार बनाने के लिए? नहीं जी, बिजली के तार नहीं बनाए गए, क्योंकि उस समय क्या है, अपने फीडर वगैरह नहीं थे, थर्मल प्लांट नहीं था। सुरतगढ़ वाला अपना थर्मल प्लांट था ही नहीं उसमें, सुरतगढ़ वाला थर्मल प्लांट अपना था ही नहीं। जोधपुर विद्युत विभाग भी नहीं था। ठीक है, तो क्या किया साहब इन्होंने क्या किया कि पुराने समय से हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे कुल्हाड़ी। क्या बनाएंगे? कुल्हाड़ी। तो सबसे पहले तांबे की क्या बना ली इन्होंने? कुल्हाड़ी मिली। और इस कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं दक्षिण भारत के अतिरंकम से। अतिरंपकमपुर से क्या मिले हैं हमें? कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। आगे बात समझ में? आगे बात कि कुल्हाड़ी का जो हमें प्रमाण मिला है वो कब का मिला है? तांबे के काल में। तांबे के काल में। और कहां से? अतिरंपकम। कहां से? अतिरंपकम से मिला है। अब आपको मैं बता दूं, एक तो आपके सामने लिखा आएगा लौह अयस्क, क्या लिखा आएगा? लौह अयस्क। और एक आपके सामने नाम दिया होगा श्याम अयस्क। क्या नाम होगा? श्याम अयस्क। एक तो आपके सामने क्या आएगा? लौह अयस्क, और एक नाम आएगा श्याम अयस्क।
लोहे एस के अंदर आप लोहा टिक मत कर देना कहीं, वहां वो आप बताओ। तो लोहे एस के अंदर क्या नहीं करना है आपको, लोहे एस के अंदर क्या नहीं करना है आपको, लोहा टिक नहीं करना है आपको, क्या करना है यहाँ तांबा। तो लोहे एस कहा गया है तांबे को, लोहे एस किसे कहा गया है, तांबा। लोहे एस किसको कहा गया है, तांबा को कहा गया है। श्याम अयस, श्याम का मतलब ही क्या होता है, काला। श्याम का मतलब ही क्या होता है, काला। कृष्ण का ही एक क्या है, ये पर्यायवाची है श्याम, तो क्या कहा गया है, काला। तो काला क्या होता है, लोहा। तो याद रखना श्याम अयस कहा गया है लोहे को। तो ये दो फैक्ट याद रखना है एसएससी वालों को, कि श्याम अयस और लोहे अयस में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे को दर्शा रहा है, या सीधा कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है जिसे श्याम अयस कहा गया है या फिर लोहे अयस कहा गया है। नीचे आपको 4 धातु को ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो ये 2 ही चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। तांबर काल में से 3 चीजें, तांबे की सर्वप्रथम मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की गई धातु कौन सी थी, तांबा थी। लेकिन और तांबे से बनाई क्या इन्होंने, कुल्हाड़ी बनाई। और ये कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, अति रंपकमपुर से मिली है। कहाँ से मिली है, अति रंपकमपुर से मिली है, ठीक है, अति रंपकमपुर से मिली है, ठीक है। और लोहे अयस जिसे हम तांबा कहते हैं, और श्याम अयस जिसे हम लोहा कहते हैं, क्या बोलते हैं, लोहा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपने करते हैं रिवीजन, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। हमने आज नवपाषाण काल किया पूरा, देख लीजिए, और मध्यपाषाण काल भी पूरा कर लिया। तो अपने क्या है, प्राचीन भारत की जो इतिहास के अंदर प्रागैतिहासिक काल वाला जो पोर्शन था वो पूरा का पूरा अपने हो चुका है, ठीक है। अब अपने आगे करेंगे कोई सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सभ्यताओं के बाद में आपकी दिल्ली सल्तनत हो गया, या मैं बोलूँ उधर अपने मौर्य काल हो गया, या जैन है, बौद्ध है, तो ये करेंगे अपने अभी, ठीक है। तो बने रहिए और अपना एक टाइम टेबल के अनुसार अपने समय को सदुपयोग कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।